नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नतीजों के बाद पहली बार अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे मुलायम सिंह यादव। कहा, बहुत अच्छा लड़े तुम। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा पंजाब का। पंजाब में कोई मंत्री या एमएलए इधर उधर करेगा तो बख्शेंगे नहीं, सीधा जेल भेजेंगे, केजरीवाल ने दी चेतावनी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बेईमानी कर बीजेपी ने पलटा चुनाव। ओम प्रकाश राजभर बोले, 2000 के अंतर के नीचे 50 सीटें हम हार गए हैं। जौनपुर में रिकाउंटिंग करने पर उठाया सवाल। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना। बोले, कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश और कांग्रेस का डीएनए एक है, जरूर आएंगे पुराने दिन, बोले अशोक गहलोत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को हुआ है नुकसान और अब 2024 की लड़ाई के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी और सभी विपक्षी दल, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नतीजों के बाद पहली बार अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे मुलायम सिंह यादव। कहा, बहुत अच्छा लड़े तुम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। रविवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद दिया और इस मुलाकात के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश, बहुत अच्छा लड़े तुम, बहुत बहुत बधाई। उन्होंने नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे लड़ने को कहा। बता दें कि 10 मार्च को आए विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पहली बार मुलायम सिंह यादव सपा दफ्तर पहुंचे और इस मौके पर सहारनपुर देहात से नवनिर्वाचित विधायक आशु मलिक भी मौजूद रहे। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 273 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सत्ता में वापसी कर ली है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 125 सीटों पर जीत मिली है। वहीं अखिलेश यादव ने 21 मार्च को 11 बजे से सपा के नवनिर्वाचित विधायकों को बुलाया है और अखिलेश यादव की ओर से सभी नवनिर्वाचित विधायकों से तय तिथि और समय पर विधायक दल की बैठक के लिए लखनऊ स्थित सपा के दफ्तर पहुंचने के लिए कहा गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में कोई मंत्री या फिर एमएलए इधर उधर करेगा तो बख्शेंगे नहीं, सीधा जेल भेजेंगे, अरविंद केजरीवाल ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में रविवार को मेगा रोड शो किया और यहाँ उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा छोटा भाई भगवंत मान कट्टर ईमानदार है और पंजाब को ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है, ईमानदार सरकार बनेगी। अगर कोई हमारा अपना मंत्री या एमएलए भी इधर उधर करेगा तो उसे बख्शेंगे नहीं, सीधे जेल भेज देंगे। पंजाब को कुछ लोग लूट रहे थे, अब ये लूट बंद होगी और अब सरकारी एक एक पैसा गरीबों के पंजाब पर खर्च होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जितनी गारंटी दी है सारी गारंटी को पूरा करेंगे, कुछ में समय लगेगा, कुछ तुरंत पूरी होंगी, लेकिन पूरी तो की जाएंगी। 16 मार्च को भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उस दिन भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि पंजाब का एक एक बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री शपथ के दिन पंजाब के हर एक व्यक्ति को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के कोने कोने से आए पंजाबियों ने 10 मार्च को जो रिकॉर्ड दर्ज किया है ये पहले कभी नहीं हुआ था और पूरी दुनिया ये रिकॉर्ड देख रही है। आपने अच्छे कामों के लिए वोट किया है, लूटने वालों को आपने 50-50 हजार वोटों से हरा दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव में बेईमानी कर बीजेपी ने पलटा चुनाव। ओम प्रकाश राजभर बोले, 2000 के अंतर के नीचे 50 सीटें हारे हम। जौनपुर में रिकाउंटिंग करने पर उठाया सवाल। जी दोस्तों, यूपी चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके बीजेपी को हराने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर चुनाव में खराब परिणाम का दोष सरकारी मशीनरी को देते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के लिए चुनाव सरकारी अफसरों ने जीता है और गठबंधन के प्रत्याशी 50 सीटें ऐसी हारे जहां अंतर 2000 वोट से कम का था, जबकि 42 सीटें ऐसी हारे जहां अंतर 2 से 5000 का था। और उनका कहना था कि इन सभी सीटों पर बीजेपी ने खेल किया है। राजभर का कहना है कि हम जहां फेल हुए हैं वहां की समीक्षा करेंगे और पता करेंगे। उनका कहना था कि जहां हम काम करते हैं वहां गठबंधन ने भारी जीत हासिल की है। उन्होंने पूर्वांचल के जिलों का नाम गिनाते हुए कहा कि गाजीपुर में सभी सीटें जीत ली हैं। आजमगढ़, अंबेडकर नगर, बस्ती, बलिया, मऊ जैसे जिलों में हम कामयाब हैं। अगर बीजेपी बेईमानी ना करती तो चुनाव परिणाम कुछ और होते। जौनपुर में 8 बार रिकाउंटिंग करने पर उनका सवाल था कि अगर सब कुछ पारदर्शी था
तो ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना, बोले कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुंबई पुलिस ने तलब किया था और इसके विरोध में बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को सवाल किया कि कुछ लोग खुद को कानून से भी ऊपर समझते हैं और ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है। ट्विटर पर किए गए एक पोस्ट में राज्यसभा सांसद राउत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां अतीत में राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कुछ मामलों की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को समन भेज चुकी है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता राउत ने कहा कि लोकतंत्र में किसी के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है और कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं। कथित फोन टैपिंग मामले में बीकेसी साइबर पुलिस की एक टीम रविवार को फडणवीस का बयान दर्ज करने के लिए उनके आवास पर पहुंची थी। पुलिस ने इस संबंध में फडणवीस को रविवार को महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और नोटिस की प्रतियां जलाई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश और कांग्रेस का डीएनए एक, जरूर आएंगे पुराने दिन, बोले अशोक गहलोत। जी दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव की हार पर मंथन किया गया और कमेटी की हाई लेवल बैठक में पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत ने कहा कि देश और कांग्रेस का डीएनए एक है, एक दिन जरूर पुराने दिन वापस आएंगे। वहीं एक बातचीत में गहलोत ने कहा कि जो गांधी परिवार का त्याग कोई नहीं समझ सकता है। गहलोत ने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। चैनल से बातचीत में पुराने दिन लौट आएंगे या नहीं के जवाब में अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस और देश का डीएनए एक है, एक ना एक दिन जनता जरूर इस पर चिंतन करेगी। लोगों को भी पता है कि धर्म के नाम पर राजनीति ज़्यादा दिन नहीं टिकती। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो हर धर्म के व्यक्ति को साथ लेकर चलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो या फिर जैन हो। गांधी परिवार का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 30 साल में गांधी परिवार ने सत्ता नहीं ली है और उनके पास मौके भी आए, लेकिन उन्हें सत्ता का लोभ नहीं है। जनता ये बात समझती है और सीटों का कम ज्यादा होना ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है। ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक वक्त भाजपा भी लोकसभा चुनाव में 2 सीटों के साथ सदन पहुंची थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मंत्रिमंडल में दिखेगा दिल्ली मॉडल का असर, सामान्य चेहरों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। जहां दोस्तों भगवंत मान की मंत्रिमंडल में आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल की झलक साफ दिखाई पड़ेगी। मंत्रिमंडल में ऐसे चेहरों को जगह दी जा सकती है जो बेहद सामान्य पृष्ठभूमि से आए हैं और चुनाव जीतने के बाद विधायक बने हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार एनडीए में टकराव और इस सीट पर बीजेपी और वीआईपी दोनों ठोक रहे हैं दावा। जहां दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में टकराव की स्थिति बन रही है। दरअसल बिहार की बोछा विधानसभा सीट पर जहां बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाह रही है, वहीं एनडीए का ही हिस्सा विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख एवं मंत्री मुकेश सहनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी को उस विधानसभा सीट से लड़ाने पर अड़े हुए हैं। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख एवं मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी। हमारी पार्टी के विधायक के निधन से ही उपचुनाव हो रहा है और एनडीए से वीआईपी पार्टी का कैंडिडेट उपचुनाव लड़ेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 14 मार्च को दिल्ली में किसानों की बैठक, 11 संगठनों ने इससे किया किनारा। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा में जबरदस्त फूट पड़ गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद मल्लापुर दाखा के गुरशरण कला भवन में आयोजित मोर्चे की पहली बैठक से 11 संगठनों ने किनारा कर लिया है। बैठक में सभी 32 संगठनों को पहुंचने का संदेश भेजा गया था। उसमें से 18 संगठनों के नेता बैठक में मौजूद रहे। 3 संगठनों ने फोन पर अपनी सहमति दे दी। 3 से 4 घंटा चली बैठक में जबरदस्त हो हल्ला मचता रहा और कई मुद्दों पर किसान नेता आपस में जुबानी तौर पर भिड़ते रहे। और इस बैठक में 14 मार्च को दिल्ली में होने जा रही संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक की तैयारी, समीक्षा और एजेंडा पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय किसान यूनियन पंजाब के रुलदू सिंह मानसा ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने के मामले में सरकारी गवाहों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद पीड़ित परिवारों और गवाहों की जान को खतरा बढ़ गया है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनकर एक और लखीमपुर जैसी घटना का इंतजार कर रही है। केंद्र सरकार ने बेशक 3 कृषि कानून वापस ले लिए, पर अन्य सभी वादों से सरकार पीछे हटती नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की दोनों बेटों के खिलाफ मामला हो गया है दर्ज। शरद पवार का नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ने का है आरोप। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के दोनों बेटे एक बार फिर से मुश्किल में फंस गए हैं।
दरअसल एनसीपी नेता सूरज चौहान की शिकायत पर मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटों भाजपा विधायक नीतीश राणा और नीलेश राणा के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। चौहान ने आरोप लगाया कि नीलेश और नीतीश ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि पार्टी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और उन्हें भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जोड़ने का प्रयास किया गया है क्योंकि वो मुस्लिम हैं। उन्होंने मलिक के इस्तीफे की विपक्ष द्वारा उठाई गई मांगों को भी खारिज कर दिया और मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधि से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार